नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि श्रद्धा हत्याकांड में गुत्थी किस तरीके से और उलझती जा रही है और किस तरीके से आफ्ताब गुमराह करने का काम कर रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धा का व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिससे कई राज सामने आए हैं। श्रद्धा ने चैट ने पिटाई का जिक्र किया है। इसके साथ ही चैट में श्रद्धा की तरफ से लिखा गया है कि मैं चाहूंगी आफ्ताब चला जाए। और इस चैट में पिटाई का जिक्र हुआ है। श्रद्धा ने यह भी कहा कि अब मुझ में एनर्जी नहीं बची है। दावा यह किया गया है कि ये चैटिंग श्रद्धा और उसके मैनेजर के बीच 2020 में हुई थी। तो 2020 में यह चैट हुआ जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें जिक्र श्रद्धा की ओर से किया गया है कि मारपीट आफ्ताब की ओर से की जा रही है। वो उसे परेशान कर रहा है, वो उसके साथ और नहीं रहना चाहती है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी जो 2020 से 2022 तक ले आती है और अंजाम कत्ल होता है। और ओपी तिवारी मेरे सहयोगी मौजूद है। ओपी तिवारी, जिस तरीके से एक के बाद एक एविडेंस सामने आ रहे हैं उसमें तो साफ है कि ये जो लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच चल रहा था वो इस साल की बात नहीं है, बल्कि 2020 से ही लगातार दोनों के रिश्ते खराब होते हुए चले जा रहे थे। बिल्कुल, ये चैट 24 नवंबर 2020 की है और इस चैट में श्रद्धा ने सिलसिलेवार तरीके से लिखा है कि किस तरीके से उसके साथ मारपीट हुई और किस तरह से उसका शरीर टूट रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैट में एक और है, श्रद्धा इस चैट में पुलिस स्टेशन जाने की बात भी लिख रही है। लेकिन इसके बाद श्रद्धा पुलिस स्टेशन गई या नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। लेकिन श्रद्धा इस चैट में ये भी कह रही है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी। श्रद्धा के जो साथी हैं वो उसको सांत्वना दे रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, और तमाम एड्रेसेस मुहैया करा रही है जो संभवतः आफ्ताब के या और लोगों के हो सकते हैं। लेकिन श्रद्धा ने इस पूरी चैट में एक बात जो स्पष्ट तौर पर लिखी है वो है उसके साथ मारपीट हुई। और मैं आपको बता दूं कि 3 दिसंबर 2020 को श्रद्धा हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जिसके बारे में डॉक्टर ने भी जिक्र किया है। और ये मारपीट उसके ठीक 4-5 दिन पहले की है, जैसा कि डॉक्टर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में उस समय कहा था। दिल्ली पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं वो सारे मामले की चैट्स इसलिए इकट्ठी कर रही हैं क्योंकि सारा की सारी चैट्स परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तरफ ले जाता है कि इन दोनों के बीच साल 2020 से ही झगड़ा होता चला आया है। दोनों के संबंध पहले से ही अच्छे नहीं थे और इस झगड़े की परिणति अंततः हत्याकांड में तब्दील हो गई। यही कारण है जितनी भी चैट्स हैं श्रद्धा की और उसके दोस्तों के बीच, वो तमाम चैट्स बंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर इकट्ठी कर रही है, जिससे आफ्ताब के खिलाफ एक ठोस मुकदमा तैयार किया जा सके। जी, 2020 से ही की जा रही थी मारपीट और लेकिन रिश्ते को एक और मौका दिया गया, लेकिन उसका अंजाम कत्ल हुआ है। तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आफ्ताब के वकील का बड़ा बयान सामने आया है। आफ्ताब के वकील का कहना है कि आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ये वकील का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि नार्को टेस्ट हो सकता है, क्योंकि पुलिस की कोशिश यही है कि नार्को टेस्ट बहुत जल्द से जल्द करवाया जा सके ताकि उसके जरिए कई राज आफ्ताब उगल सके। Police will be perhaps police will today go for the narco test and police will go today for the narco test. Most probably narco test will be done today. और श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस ने आज श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर का बयान दर्ज किया है। पुलिस ने लक्ष्मण नाडर के घर जाकर उनका बयान दर्ज किया। लक्ष्मण ने आरोप लगाए थे कि आफ्ताब उसकी दोस्त श्रद्धा के साथ मारपीट करता था और ये बात खुद उन्हें श्रद्धा ने बताई है। इस बात का जिक्र उसका दोस्त करता हुआ नजर आया है कि श्रद्धा के साथ आफ्ताब किस तरीके का व्यवहार रखता था, मारपीट उसके साथ करता था। और इसके साथ ही एक फोटो भी जारी की गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके चेहरे पर कई चोट के निशान है। ये देखिए, आंख सूजी हुई नजर आ रही है, नाक पर चोट के निशान है, इसके साथ ही गाल सूजे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तस्वीर के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच के जो रिश्ते थे वो लगातार 2020 से ही बिगड़ते चले जा रहे थे। 2020 में जो चैट भी सामने आया वो भी इस बात का बयान करता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। लक्ष्मण नाडर ने भी इस बात का जिक्र किया कि श्रद्धा ने उसे बताया था कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। आज लक्ष्मण नाडर का बयान दर्ज कर दिया गया। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा के दोस्त ने आफ्ताब पर बड़ा आरोप लगाया है। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर ने बयान दिया है कि आफ्ताब अक्सर मारपीट किया करता था।
ये सीधे तौर पर आरोप यहाँ पर श्रद्धा के दोस्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मारपीट किया करता था। इस बात का जिक्र श्रद्धा ने दोस्त के सामने किया था फोन के जरिए कि उसका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, मारपीट करता है, हर रोज लड़ाई होती है और ऐसे में मैं चाहती हूं कि आफ्ताब कहीं चला जाए। वो चाहती थी कि आफ्ताब के साथ वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्या कुछ मजबूरियां थी, इसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा आरोप श्रद्धा के दोस्त की तरफ से। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। और इस बीच श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा के दोस्त राहुल रॉय का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल रॉय का दावा है कि श्रद्धा ने आफ्ताब से अपनी जान को खतरा बताया था। राहुल रॉय के मुताबिक श्रद्धा ने आफ्ताब के दूसरी लड़कियों से रिश्तों के बारे में उसे बताया था। साथ ही श्रद्धा ने राहुल रॉय को यह भी बताया था कि आफ्ताब उसे घर में बंद रखता था। तो एक और दोस्त का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि आफ्ताब के जो रिश्ते थे दूसरे लड़कियों के साथ थे, इस बात का जिक्र श्रद्धा ने किया। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इसने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया और मुझे ये डर है, मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है। उसका एफआईआर भी है उसके अंदर। वो घूमता 2-3 लड़कियों कॉन्टेक्ट में भी रहता है, मेरे को घर के अंदर मारते रहता है एक्चुअली। और उसके बाद सर ना उसको हम लोग को बोले वो टेंशन नहीं लेना, हम लोग कभी फ़ोन कराया तो फिर हम लोग एक बार फ़ोन किए। एक्चुअली हम लोग फिर उसके बाद पहुँचे तो मेरे दोस्त ने, गॉडविन मेरा दोस्त है, उसको हेल्प मांगी उससे, तो उससे बात हुआ तो उसने बोली नहीं ऐसा होते रहता। उसके बाद में वो हम लोग को कॉन्टेक्ट में अभी तक आई नहीं। तो दिल्ली में हुई खौफनाक वारदात के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कत्ल वाली रात ऐसा क्या हुआ था। ऐसा क्या हुआ था कि आफ्ताब जो है इंसान से हैवान बन गया। लेकिन श्रद्धा केस के आरोपी का नार्को टेस्ट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी आफ्ताब का अब नार्को टेस्ट होगा, जिसको लेकर पुलिस लगातार जोर देती हुई नजर आ रही थी, जिसकी इजाजत मिल चुकी है और बहुत जल्द वो तारीख भी सामने होगी जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा, जिसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो दावा उसकी तरफ से हर रोज अलग अलग किया जाता है कि कहीं पर उसने श्रद्धा के जो शव के टुकड़े हैं यहाँ पर फेंक दिए हैं, दूसरे राज्य में फेंक दिए हैं, ऐसे में उस कड़ी तक पहुंचना अभी पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। और इस बीच ये बड़ी खबर कि नार्को टेस्ट होगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली की कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि नार्को टेस्ट कराया जाए, यानी कि अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। यहाँ ये भी आपको बता दें कि नार्को टेस्ट भले ही अदालत में मान्य ना हो, लेकिन इसके जरिए पुलिस आगे तफ्तीश में बढ़ सकती है। आफ्ताब की खुलने लगी कुंडली, नशे और नफरत का खौफनाक खेल, कत्ल की साजिश का खुला राज। आफ्ताब ने जिस बेरहमी से श्रद्धा को मौत के घाट उतारा और फिर सबूत मिटाता चला गया, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है कि हत्या के बाद श्रद्धा के शव के कई टुकड़े किए और धीरे धीरे हर एक टुकड़े को ठिकाने लगाता चला गया। जगह मेहरौली, दिल्ली। ये वो इलाका है जहां मुंबई से आने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब रहने लगे थे। इसी इलाके के एक छोटे से मकान में अपना आशियाना बसा लिया था और श्रद्धा की जिंदगी आफ्ताब के इर्द गिर्द ही बस कर रह गई थी। लेकिन इसी बीच श्रद्धा को पता लगा कि जिस डेटिंग ऐप पर वो और आफ्ताब मिले थे और एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई थी, उसका इस्तेमाल अब भी आफ्ताब कर रहा है और कई लड़कियों से उसकी दोस्ती है। तारीख 18 मई, पता फ्लैट नंबर 93D, गली नंबर 1। मेहरौली का गली नंबर 1 का मकान नंबर 93D। ये खौफ का वो पता है
जिसने हर किसी को सुन्न कर दिया था। इसी मकान के पहले फ्लोर पर आफताब और श्रद्धा रहा करते थे। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने कबूल किया था कि घर का खर्च चलाने से लेकर मुंबई से सामान लाने को लेकर कई बार दोनों में पहले भी झगड़ा हुआ था। बताया जाता है कि 18 मई की रात को भी श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आफताब गुस्से में बाहर चला गया था। नशे में दिया वारदात को अंजाम। बताया जाता है कि आफताब कोई काम नहीं करता था, न कोई जॉब थी। वो दिन भर घर पर ही रहा करता था और तो और वो नशे का आदी हो चुका था। उस रोज भी जब श्रद्धा और आफताब में झगड़ा हुआ तो आफताब ने घर से बाहर जाकर नशा किया और जब वो वापस लौटा, जिसके बाद श्रद्धा उस पर बहुत गुस्सा हुई थी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 18 मई को श्रद्धा जब किसी बात पर आफताब से गुस्सा हुई तो उस वक्त आफताब नशे में था और उसने अपना आपा खो दिया और उसके बाद उसने तुरंत बिस्तर पर गला दबा के श्रद्धा की हत्या कर दी और श्रद्धा की जान निकल जाने के बाद भी आफताब लगातार नशा करता रहा। पुलिस की पूछताछ के दौरान आफताब खुद को मासूम साबित करने की कोशिश में जुटा है, जिसमें वो बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जिस वक्त झगड़ा हुआ वो नशे में था और उसी दौरान उसने खौफनाक कदम उठा लिया था। पूछताछ में आफताब ने कबूल किया कि 18 मई की रात आफताब ने झगड़े के दौरान श्रद्धा को नीचे गिरा दिया और फिर उसकी छाती पर बैठ गया था और फिर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पूछताछ में यह भी पता चला है कि हत्या वाली रात श्रद्धा की लाश को आफताब ने बाथरूम में छिपा दिया था। श्रद्धा के कत्ल को अंजाम देने के बाद आफताब ने एक खौफनाक साजिश रची। ये साजिश थी मौकाए वारदात से सबूतों को मिटाने की, जिसके लिए उसने अपने लैपटॉप से इंटरनेट का सहारा लिया और उस इंटरनेट के जरिए वो लगातार इंसानी खून के धब्बे घर से कैसे मिटाए जाते हैं ये तलाश करने लगा। यही नहीं, उसने इंटरनेट के जरिए एक खास तरह के एसिड के बारे में पता करा, जिस एसिड को उसने बाजार से खरीद कर लाया और उसके बाद उससे पूरे घर को साफ कर दिया। यही वजह थी कि एफएसएल टीम को घर से कोई सबूत बरामद नहीं हुआ है। इस एसिड की जानकारी मिलने के बाद उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी और फिर श्रद्धा के शव के कई टुकड़े कर दिए थे और उसके बाद उन टुकड़ों को एक पॉलिथीन में भरकर घर में रखे फ्रिज में रख दिया था। आफताब ने प्लानिंग बनाई थी कि वो रोज दिल्ली के अलग अलग हिस्से में श्रद्धा के शव का एक एक टुकड़ा फेंकेगा और इस तरह पूरी लाश को ठिकाने लगा देगा। तो वहीं हत्या वाली पूरी रात आफताब घर को सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से साफ करता रहा। यही नहीं, इसके बाद भी वो रोजाना अपने घर को इसी एसिड से साफ करता था, जिसकी वजह से फॉरेंसिक टीम को घर के अंदर से खून के धब्बे भी नहीं मिले। लेकिन अभी उस खौफनाक रात के कई और राज सामने आने बाकी हैं, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ आफताब के नार्को टेस्ट के बाद सामने आ पाएंगे। और बड़ी खबर, यूक्रेन के जंग से अब पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है और खास बात यह है कि इस जंग में हो रही मुश्किलों की वजह से दुनिया भर में उनकी फजीयत होती चली जा रही है। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच अब रूस की एक्ट्रेस ओलिगा बुडीना के ऐलान ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। एक्ट्रेस ओलिगा बुडीना ने अपने बेटे को जंग के मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने रूस की हर एक मां से इस बात की अपील की है कि वो भी अपने बेटों को युद्ध के लिए तैयार करें। महायुद्ध में एक मां की अपील, बेटे को जंग में उतारने का ऐलान, पुतिन के लिए सब कुर्बान। यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में पुतिन की सेना बहुत कुछ गंवा चुकी है। न सिर्फ पुतिन की सेना को गोला बारूद का भयानक नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि सैनिकों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। और यही वजह है कि पुतिन अपनी रिजर्व फोर्स के 3 लाख सैनिकों को युद्ध में उतार चुके हैं।
दुश्वारियों से भरी इस घड़ी में पुतिन के लिए एक ऐसी अपील की गई है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। यह अपील किसी और ने नहीं बल्कि एक मां ने की है और अपील है युद्ध में अपने बेटों को भेजने की, जंग के मैदान में मोर्चा लेने की, यूक्रेन के सैनिकों को सबक सिखाने की, देश की खातिर कुर्बान हो जाने की। Задача сегодня мамы сделать все возможное, чтобы подготовить своего ребенка. Вот сегодня у нас нет курсов начальной военной подготовки. Вот не сиди у телевизора, вот иди и осваивай. Говори своему ребенку, чтобы сегодня он пошел и занимался этим. Учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. रूस की स्टेट प्राइज विनर रही ओल्गा बुडीना ने मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए लोगों से युद्ध के लिए तैयार रहने की अपील की है। दरअसल जब से पुतिन की सेना ने रिजर्व फोर्स को जंग के मैदान में उतारा है, तब से उनकी सेना को पहले से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं, खेरसोन जैसे इलाके से पुतिन की सेना के पीछे हटने की खबरें भी आ चुकी हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बिना किसी फुल प्रूफ तैयारी के रिजर्व सैनिकों को जंग के मैदान में उतार दिया गया, जिसकी वजह से सेना को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। यही वजह भी है कि रूस की एक्ट्रेस ओल्गा बुडीना ने हर मां से इस बात की अपील की कि वो अपने बच्चों को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार करें, क्योंकि आने वाला वक्त और भयानक हो सकता है। Специальная военная операция закончится не завтра. Мы не знаем, что будет завтра. Если у нас есть здравомыслие, значит мы же должны будем. इससे पहले पुतिन के करीबी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव भी अपने बेटों को जंग के मैदान में उतारने का ऐलान कर चुके हैं और अब रूस की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ओल्गा बुडीना लोगों से युद्ध की तैयारियों की अपील कर रही हैं। कि अब लोग ये समझ चुके हैं कि किसी भी वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग किसी नए महायुद्ध में बदल सकती है। इसलिए हालात को समझते हुए पुतिन के लिए एक नई फौज तैयार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि लोगों पर ऐसी अपील का कितना असर होगा, कि पहले ही पुतिन इस युद्ध को लेकर अपने ही घर में घिर चुके हैं। लोग उन्हें इस जंग का सबसे बड़ा विलेन मानते हैं। ओल्गा बुडीना दरअसल रूस की एक बेहद मशहूर एक्ट्रेस हैं और इसीलिए उनका इस युद्ध के लिए इस तरह से अपील करना कई खास मायने रखता है पूरे रूस के लिए। हम आपको बताते हैं कि दरअसल इसके मायने क्या हैं। दरअसल कभी भी किसी भी वक्त रूस एक भयानक चुनौती का सामना कर सकता है, ऐसी नौबत रूस के सामने आ सकती है। इसके अलावा किसी भी वक्त पुतिन रिजर्व फोर्स बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें कि और ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। इसके अलावा पुतिन की सेना को एक बड़ा नुकसान कभी भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से जिस मोड़ पर यह अब युद्ध आ गया है, एक बड़ा नुकसान रूस को हो सकता है। इसके अलावा एक और खास बात कि रूस की सेना को युद्ध के लिए अब और बेहतर होने की जरूरत है, बेहतर तरीके से तैयार होने की जरूरत है। और सबसे खास बात, रूस की सेना का मनोबल इस तरह से यूक्रेन के लगातार पलटवार से पूरी तरह से टूट चुका है और इसीलिए भी अब आम जनता का सपोर्ट बेहद जरूरी है। इसके अलावा रूस के आम लोगों को अब सेना का आत्मविश्वास बढ़ाने की भी जरूरत है और यही एक वो बड़ी वजह है जिसके दम पर यूक्रेन अब तक इस युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूस के जबरदस्त हमले लगातार जारी हैं और अब खबर यह आ रही है कि रूस के इन हमलों की वजह से ही यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि रूस के इन हमलों की चलते ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
यूक्रेन पर तेज हुए रूस के हमले। ताबड़तोड़ अटैक से तबाह कई पावर स्टेशन। यूक्रेन में 1 करोड़ लोगों पर संकट। पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट। यूक्रेन में चल रही जंग पुतिन के लिए आन बान और शान की जंग है। इस जंग को जीतने के लिए वो किसी भी हद को पार कर जाना चाहते हैं। उनकी सेना यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए हर पैंतरे का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सबसे कामयाब पैंतरा इन तस्वीरों को माना जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को पुतिन के ऑपरेशन ब्लैकआउट का नतीजा बताया जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों का हाल इस वक्त ऐसा ही है। लाखों घर इस वक्त अंधेरे में डूबे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि यूक्रेन के 1 करोड़ नागरिकों की जिंदगी बिजली की किल्लत का सामना कर रही है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के ऑपरेशन ब्लैकआउट का जिक्र किया है। मौजूदा वक्त में यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। रूस ने चुन चुन कर यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को टारगेट किया है जहां से पूरे यूक्रेन में बिजली की सप्लाई होती है। लेकिन इन हमलों का सबसे ज्यादा असर ओडेसा, विनित्सिया, सुमी और कीव में दिखाई दे रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस के सैनिक यूक्रेन के जिन जिन इलाकों में मौजूद हैं, वहां से पावर सप्लाई को कट किया जा रहा है ताकि यूक्रेन के मनोबल को तोड़ा जा सके। क्योंकि रूस अब न सिर्फ पावर स्टेशन को टारगेट कर रहा है, बल्कि यूक्रेन के गैस प्लांट भी रूस की सेना के निशाने पर हैं। ये तमाम हालात यूक्रेन के लिए इसलिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में सर्दियों की पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। मार्च के महीने तक यहाँ हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ेगी और इस सर्दी से निपटने के लिए यूक्रेन को बिजली के साथ गैस भी चाहिए। लेकिन पुतिन की सेना ने जब से ऑपरेशन ब्लैकआउट की शुरुआत की है, तब से बड़े पैमाने पर पावर प्लांट तबाह हो चुके हैं। इस वजह से यूक्रेन को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ये हालात जल्द नहीं सुधरे तो यूक्रेन के करोड़ों लोगों के लिए भीषण सर्दी से निपटना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन के शहरों की बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार हो जाएगी। इतना ही नहीं, पानी के एक एक कतरे के लिए लोगों को जूझना पड़ेगा। ये सब कुछ रूस इसलिए कर रहा है क्योंकि यूक्रेन की सेना के पलटवार ने पुतिन के आत्मविश्वास को बुरी तरह हिला दिया है और इसीलिए पुतिन की सेना ने यूक्रेन के ऐसे ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन्हें किसी भी देश की लाइफलाइन माना जाता है। तमाम लाख कोशिशों के बावजूद पुतिन इस युद्ध को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं जिस रिजल्ट की वो उम्मीद कर रहे थे। हम आपको अब समझाते हैं कि आखिर बगैर बिजली के यूक्रेन के सामने चुनौतियां कौन कौन सी खड़ी हो जाएंगी, जिसकी कोशिश लगातार पुतिन करते चले आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि इस युद्ध में अब जो नई स्ट्रेटजी पुतिन की है वो ये है कि
अंधकार में पूरे यूक्रेन को डुबो दिया जाए। और इस समय जिस तरह का ब्लैकआउट है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा भयंकर होगी। दिसंबर से मार्च में औसत तापमान यहां पर बेहद कम होता है, -4.8 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने कम तापमान में बर्फ के बीच जिंदगी बिताने को लोग मजबूर होंगे अगर बिजली नहीं है। इसके साथ साथ औसत बर्फबारी दिसंबर में 14 दिन होती है, जनवरी के महीने में 17 दिन और फरवरी में 15 दिन, यानी आधे महीने से ज्यादा इन 3 महीनों में बर्फबारी होती रहती है। और बर्फबारी भी थोड़ी नहीं, तकरीबन 1.5 मीटर बर्फबारी होती है। ऐसे में अगर अंदाजा लगाइए कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो तो जिंदगी किस तरह से दुश्वार हो जाएगी। और यही कोशिश है पुतिन की कि इस पूरे अंधकार में पूरा यूक्रेन डूब जाए। लेकिन वहीं रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच दावा यह किया गया है कि ईरान ने रूस को हजारों बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहुंचाए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ईरान की ओर से भेजी गई बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल युद्ध में किया जा रहा है। ईरान इससे पहले भी शायद 136 ड्रोन देकर के रूस की मदद कर चुका है। रूस को ईरान से मिला कवच, रूसी सैनिकों की ढाल बना ईरान। ईरान की मदद से बौखलाया यूक्रेन। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच ईरान की ओर से रूस को एक बार फिर मदद पहुंची है। मदद भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि रूस के सैनिकों की जान बचाने के लिए रक्षा कवच है। महायुद्ध के बीच यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अपने सैनिकों को ईरान में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की सप्लाई शुरू कर दी है। और इस तरह ईरान एक बार फिर रूसी सैनिकों के लिए कवच बनकर खड़ा हो गया है। क्योंकि खबरें हैं कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे पुतिन के फौजियों को ईरान में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की सप्लाई शुरू हो गई है। ये दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें ये साफ शब्दों में कहा गया कि रूस अपने फौजियों को सुरक्षित रखने के लिए ईरान की मदद ले रहा है और उसने ईरान से मिली ऐसी जैकेट और हेलमेट को अपने सैनिकों को सौंपना शुरू भी कर दिया है। जिससे यूक्रेन की सेना के हमले से उनका बाल भी बांका ना हो सके। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की तरफ से रूस को बड़ी मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की सप्लाई होनी है। रूस के सैनिक ईरान का कवच 1,500 बुलेट प्रूफ जैकेट रूस पहुंची। रूस को मिले 1,500 बुलेट प्रूफ हेलमेट। ईरान की ओर से अब तक हजारों जैकेट और हेलमेट रूस को सप्लाई करने का दावा किया गया है, जिसे रूस की तरफ से अपने फौजियों को भेजा जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि ईरान से रूस को अब तक 3,000 हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट मिल चुके हैं, जिनमें 1,500 जैकेट है और 1,500 हेलमेट। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा कर दिया कि रूस बुनियादी सैन्य उपकरणों की भारी कमी से जूझ रहा है। इसी वजह से उसे ईरान की मदद लेनी पड़ी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब यूक्रेन ने जंग में ईरान से मदद लेने के लिए रूस को घेरा हो। शायद 136 ड्रोन ने मचाई थी तबाही। ईरान ने दिए थे घातक शायद 136 ड्रोन। ईरान की मदद से कहर बरपाएगा रूस। रूस के सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट मुहैया करवाकर ईरान ने रूस की मदद पहली बार की हो, ऐसा भी नहीं है। ईरान इससे पहले भी रूस को घातक शायद 136 ड्रोन देकर जंग में रूस को मजबूत कर चुका है। और ये वक्त था जब रूस युद्ध में यूक्रेन से बाजी हारता दिख रहा था। लेकिन इस ड्रोन के हाथ लगते ही पुतिन की पलटन पूरी ताकत के साथ ज़ेलेंस्की के सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ी थी।
तब ज़ेलेंस्की की फौज को यह समझ आना बंद हो गया था कि ईरान के इस तेज तर्रार ड्रोन से कैसे निपटा जाए। ईरान का शायद 136 ड्रोन इतना खतरनाक है कि तेज रफ्तार में आता है और फिर तबाही मचाकर लौट जाता है। दावा किया गया है कि जंग में ईरान के शायद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। कीव और जापोरेजिया समेत कई शहरों में तो इसके हमले को पूरी दुनिया ने देखा था और अब ईरान की ओर से बुलेट प्रूफ जैकेटों की मदद पाकर रूस जंग में और मजबूती से लड़ रहा है। जंग के बीच रूस के सैनिक लगातार अभ्यास कर रहे हैं और ऐसे में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर ट्रेनिंग दिखाई दे रही है और दावा यह किया जा रहा है कि इसमें दिख रहे जवान रूस की सेना में भर्ती हुए आम लोग हैं जिन्हें राइफल, मशीन गन समेत तमाम अत्याधुनिक हथियार चलाने के लिए युद्ध से जुड़ी तमाम दूसरी चीजों की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस के हर वार पर यूक्रेन बराबर पलटवार कर रहा है। युद्ध से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है और इसमें सैनिक जमीन पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो लुहांस्क का है और ये सैनिक रूस के हैं। और ये वीडियो जो सामने आया है इसमें देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से ये सैनिक जमीन पर लेटे हुए हैं और रूस के सैनिकों को यहां बंधक बना लिया गया है। लुहांस्क की ये तस्वीरें। तो लुहांस्क में किस तरीके से यूक्रेन की सेना पलटवार करती हुई नजर आ रही है उसका ये वीडियो। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है। सूरत में चुनावी रैली के दौरान अनुराग ठाकुर ने गुजरात में सुशासन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में इससे पहले जब कांग्रेस का शासन था तो हर साल दंगे होते थे, लेकिन पिछले 20 साल में गुजरात में दंगे नहीं हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज गुजरात में शांति और भाईचारा है। आप याद करो जब कांग्रेस का शासन काल था कोई साल ऐसा नहीं जाता था जब यहाँ पर दंगे ना हो। और मैं आज के युवा से कहना चाहता हूं जो 18 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का, 27 साल का है, जो 30 साल का भी होगा उसको भी याद नहीं होगी, क्योंकि पिछले 20-22 सालों में गुजरात ने दंगे नहीं देखे। कभी कांग्रेस की सरकारें थी तो आधार ये बन जाता था। जब से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुननी शुरू की, गुजरात में शांति भी हुई, भाईचारा भी हुआ और गुजरात में निवेश भी आया, इंडस्ट्री भी लगी, रोजगार भी आए और हमारा गुजरात नंबर 1 बना है। आपका जी